हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। फ्रेंड्स, आज एक एसएमई आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एसएमई कंपनियां होते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है। मार्केट कैप लगभग 40 करोड़ से लेके 100-150 करोड़ तक रहता है। तो क्योंकि ये इन कंपनियां साइज में काफ़ी छोटे रहते हैं, तो इनका बिजनेस वोलाटिलिटी भी बहुत हाई रहता है। इनका अगर आप सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट देखो तो काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, जैसे 4-5 करोड़ एनुअल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट वोलाटिलिटी को लेके। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप एसएमई कंपनी में निवेश करते हैं या आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो चलिए, आज जिस कंपनी का बारे में हम आईपीओ डिस्कस करेंगे, इस कंपनी का नाम है कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड। तो यहाँ पे जो आईपीओ रिलेटेड डेट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक। शेयर प्राइस फिक्स्ड है 77 रुपीज़ और लॉट साइज है 1600 शेयर्स। मतलब एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको टोटल देने पड़ेंगे 1600 इंटू 77, यानी 1,23,200 रुपये लगेंगे आपका। ये आईपीओ कम्प्लीटली फ्रेश इशू है। टोटल शेयर्स जो इशू किया जाएगा वो है 32,40,000 शेयर्स, और टोटल अमाउंट जो कंपनी रेज करेगी आईपीओ से वो है 24.94 करोड़। तो कंपनी लगभग 25 करोड़ मार्केट से उठा रही है, और ये पूरा का पूरा जो पैसा उठेगा वो बिजनेस में लगेगा, क्योंकि ये फ्रेश इशू है। अब कंपनी का जो आईपीओ ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो भी कंपनी मार्केट से रेज कर रही है इस आईपीओ के द्वारा 25 करोड़ लगभग, उसमें से आईपीओ रिलेटेड या इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं वो 3.54 करोड़, और कंपनी वर्किंग कैपिटल में ज़्यादातर पैसा खर्चा करेगी 15.96 करोड़, एंड अनदर 5.44 करोड़ जो है वो जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंस पर्पस के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो कार्गो बिजनेस में ये कंपनी, जिसका बिजनेस में हम बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये थोड़ा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो चलिए, अभी कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये कंपनी कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड इज अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर दैट हैंडल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्गो। तो जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या जो रॉ मटेरियल्स या फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इस मामले में ये इन कंपनियों को हेल्प करते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो के साथ बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टम्स एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग। तो इस तरह का इंटीग्रेटेड सर्विसेज भी ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। इन कंपनी का जो बिजनेस है, कार्गो रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है, वो स्प्रेडेड है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, फूड एंड एग्रो, एफएमसीजी, पेंट, हैंडीक्राफ्ट्स, ई कॉमर्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल रिलेटेड, फार्मा, डेयरी। तो ये सारे सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनका सामान को इधर एक्सपोर्ट करते हैं या उनके लिए प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। दिस कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश्ड इट्स हब्स इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, लुधियाना, आगरा। तो इनका जो ज़्यादातर हब्स है वो अभी नॉर्थ इंडिया में है, एंड दिस कंपनी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपैंड देयर बेसिस अक्रॉस इंडिया। पैन इंडिया जाने का प्लान है कंपनी का। ये कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव और ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स प्रोवाइड करती है, बोथ लाइक बाय एयर, कुरियर, रोड, सी, across the globe. This company is an accredited member of FIATA, the Air Cargo Agent Association of India, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इस तरह का जो एजेंसीज है उनका एक्रीडेटेड मेंबर है, जो कि जनरली जो एयर कार्गो प्रोवाइडर्स रहते हैं उनको इस तरह का एक्रीडेशन मिलता है। तो ये था कंपनी का बिजनेस के बारे में, कि कंपनी कार्गो रिलेटेड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो में हेल्प करती है डिफरेंट सेक्टर्स को, एंड डिफरेंट वे से, एयर कार्गो, सी कार्गो, ओशन कार्गो जो कंटेनर से भेजा जाता है, देन बाय रोड ऑल्सो लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो चलिए, यहाँ पे अब कंपनीज का फिनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी का फिनेंशियल्स डेटा देखें, सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2020 FY20 में इनका रेवेन्यू था 84 करोड़, FY21 में वो बढ़ के हो गया 113 करोड़, FY22 में बढ़ के हो गया 146 करोड़। तो ये जो कोविड का ईयर से 2020 से लेके 2022 तक काफ़ी ग्रोथ हुआ टॉप लाइन में, क्योंकि कोविड के दौरान जो फ्रेट रेट्स है
कंटेनर का जो फ्रेट रेट्स है, चाहे आप चीज़ें भेजो या कहीं से इंपोर्ट करो, तो जो चार्जेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कंटेनर का शॉर्टेज था, बट डिमांड तो था चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। बट कंटेनर शॉर्टेज के चलते, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करता है कंटेनर सप्लाई में, और चाइना में काफ़ी लॉकडाउन बहुत इंटेंस और काफ़ी देर तक था, तो वहाँ पे जो फ्रेट रेट्स है और जो कंटेनर शॉर्टेज है वो काफ़ी बढ़ गया था। उसके चलते इन कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि सेम वॉल्यूम के लिए इनको ज़्यादा पैसा मिला बिकॉज़ ऑफ द फ्रेट रेट्स। तो यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ हुआ। बट अगर 2023 का रेवेन्यू देखें, वो वापस गिर के हो गया 122 करोड़। तो 22 में था 146 करोड़, 2023 में हो गया 122 करोड़, क्योंकि जो फ्रेट रेट है वो नॉर्मलाइज हो गया है। तो ये चीज़ मैंने जो दूसरा कंपनी सिमिलर बिजनेस में है, टाइगर लॉजिस्टिक्स, वो भी इस तरह का कार्गो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंपनियों को हेल्प करते हैं, तो उनका भी FY23 में रेवेन्यू में गिरावट आया है, और रीज़न वही है कि जो फ्रेट रेट्स है वो नॉर्मलाइज्ड हो चुके हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देखें, तो यहाँ पे 2020 में 1.5 करोड़, 21 में 2.3 करोड़, 22 में 3 करोड़, 23 में 5.3 करोड़। तो यहाँ पे बॉटम लाइन में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। बोरोइंग देखें FY23 में सिर्फ 67 लाख है, तो यहाँ पे कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। बट यहाँ पे जो मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा कंपनी का, RHP जो कंपनी फाइल की है सभी के साथ, तो वहाँ पे मुझे एक डेटा मुझे निकल के आया, वो है कंपनी का अभी एक टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, जिसका वैल्यू है लगभग 18 करोड़ का। तो ये अभी लायबिलिटी है नहीं, बट कंटिजेंट लायबिलिटी है, मतलब आगे जाके लायबिलिटी हो सकती है, बशर्ते कि गवर्नमेंट ये प्रूफ करे कि ये कंपनी को 18 करोड़ का टैक्स देना है। अगर कंपनी प्रूफ कर लेती है कि ये टैक्स नहीं देना है, देन दिस विल नॉट बी अ लायबिलिटी। तो यहाँ पे ये एक रिस्क है कि कंपनी को कभी भी 18 करोड़ का लायबिलिटी हो सकता है, अगर गवर्नमेंट सही साबित हो गई तो। बट ये जो टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट है गवर्नमेंट के साथ, ये मुझे पसंद नहीं आया कंपनी का तरफ से। हमने कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल्स को समझा। यहाँ पे अगर कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करें, तो यहाँ पे हम डिटेल में देख सकते हैं कि बिफोर IPO कितना शेयर्स था, वो है 75 लाख 69,600 शेयर्स बिफोर IPO। और इस IPO में जो फ्रेश इशू किया जाएगा वो है 32 लाख 40,000 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आफ्टर IPO, बिफोर IPO वाले शेयर्स और जो फ्रेश इशू किया जाएगा IPO में, तो दोनों मिला के वो है 1,08,09,600 शेयर्स। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे मार्केट कैप कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो इशू प्राइस है, शेयर प्राइस है वो है 77। तो टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल के आता है 83.2 करोड़। तो ये हो जाएगा कंपनी का टोटल मार्केट कैप। तो जैसे मैंने बताया SME कंपनी है, तो मार्केट साइज बहुत छोटा रहता है, सिर्फ 83.2 करोड़ का। और FY23 में पैट था, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5.3 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं फुल्ली आफ्टर द IPO डाइल्यूटेड बेसिस, तो यहाँ पे निकल के आता है 83.2 डिवाइडेड बाई 5.3, यानी 15.6 निकल के आता है। तो ये P 15.6 इज़ नॉट टू हाई। लॉजिस्टिक्स का सेक्टर्स का अगर बाकी कंपनी से भी कंपेयर करेंगे तो इट्स ए फेयर वैल्यूड IPO। जो टाइगर लॉजिस्टिक्स है दैट इज नाउ ट्रेडिंग एट 21 पी में ट्रेड कर रहा है टाइगर लॉजिस्टिक्स। तो मेरे हिसाब से P बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, फेयर लग रहा है। Now coming to like मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आफ्टर रीडिंग द RHP एंड गोइंग थ्रू ऑल द डेटा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी अभी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में है, विच इज़ ग्रोइंग, और आगे काफ़ी ग्रो करेगा जैसे इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इंडिया पहले मेजरली सर्विस, IT सर्विसेज, फिनेंशियल सर्विसेज, BPO, बैक एंड सर्विसेज, तो इस तरह का सर्विसेज में हम ज़्यादा फोकस थे। बट राइट नाउ अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों में हमारा एक गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, हैवी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, होम प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट्स, सोलर एनर्जी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारा पुश मिल रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी इसमें लीड कर रही है, बहुत सारा कैपेक्स हो रहा है रेलवे में, डिफेंस में, सेमीकंडक्टर में, टेक्सटाइल में।
तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग पुश हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा बूम है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, क्योंकि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, रॉ मटेरियल्स या दूसरे प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट भी बढ़ेगा। तो जैसे ही इंडिया का जो ट्रेड है, वो इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का जो शेयर है, वो जैसे-जैसे बढ़ेगा, ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर तो मतलब बूम होना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा जो ट्रेड है, इन्हीं को हैंडल करना है। तो सेक्टर बहुत अच्छा है, ग्रोइंग सेक्टर है और आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम ये सेक्टर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद है, ऑलरेडी लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड में भी है। तो ये एक रिस्क है कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। और यहाँ पे मैंने जो देखा कि बॉटम लाइन में तो ग्रोथ हुआ है, बट टॉप लाइन में उतना कुछ सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ नहीं है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया फाइनेंशियल्स के दौरान डिस्कशन में, कंपनी के पास एक टैक्स डिस्प्यूट है 18 करोड़ का, जो कि मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव लगा इस कंपनी का पूरा डेटा एनालिसिस में। तो फ्रेंड, ये था इस एसएमई आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। मैंने फिर से ये बात दोहराऊंगा कि ये एसएमई कंपनी है, कंपनी का साइज़ काफ़ी छोटा है, बिजनेस वोलेटिलिटी बहुत हाई रहता है छोटे साइज़ कंपनियों में इन कंपेयर टू जो मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको एक रिस्क समझना है और बहुत ही केयरफुल एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। So I hope you guys like this business analysis. See you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.